अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम वाला है। आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है और मैं आपको बताऊं कि तुर्की में लम्हा बलम्हा सूरत हाल तब्दील हो रही है और इस वक्त जो हिजान की सूरत हाल है वो बुनियादी तौर पर सदारती इंतखाबात 2023 जून में जो इंतखाबात होने जा रहे हैं उसकी बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन हो चुकी है। यानी बहुत ही अहम सारी ख़बरें मैं आपसे आज की वीडियो में शेयर करूंगा और जो सूरत हाल बिल्ड होने जा रही है, जो सूरत हाल बिल्ड होती नज़र आ रही है और जिस तरफ मामला गामज़न हैं वो बड़े हॉरिबल हैं। यानी मैं आपको बताऊं कि जैसे जैसे 2023 जून और सदारती इंतखाबात नज़दीक आते जा रहे हैं, ना सिर्फ बरसरे इक़्तिदार पार्टी बल्कि हिज़्ब इख्तिलाफ भी बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अपने ताईं वो दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी फेवर में करने की कोशिश कर रहे हैं। मसलन सदर रजब तैयब एर्दोगान ने 2 दिन पहले अपनी काबीना से खिताब करते हुए कहा कि जो इस वक्त सूरत हाल है तुर्की में इन्फ्लेशन की, यानी इन्फ्लेशन इस वक्त इंतहा पर है। अपोजिशन के बकौल इन्फ्लेशन 120% है, जबकि हुकूमती अदादोशुमार 84% इन्फ्लेशन की रिपोर्ट कर रहे हैं। और जो तैयब एर्दोगान है उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो इस वक्त इन्फ्लेशन को और तरकश लीरा को कंट्रोल करना है और उसके लिए उन्होंने कोशिशें शुरू कर दी हैं। परसों उन्होंने अपने खिताब में ये भी कहा, उन्होंने कहा कि जो इन्फ्लेशन है वो हम बतदरीज नीचे लाएंगे। यानी अभी उन्होंने कहा है कि आने वाले 2 माह में ये 40% की जो सतह है उससे नीचे आएगी और उसके बाद आने वाले 6 माह में ये 20% से नीचे लाने का इंदिया दिया है। सदर रजब तैयब एर्दोगान को जो सबसे बड़ा इस वक्त चैलेंज का सामना है वो इन्फ्लेशन के साथ साथ वो रवैया है मार्केट मूव्स का जो रवैया है वो बहुत बड़ा सामना है। मैं आपको बताऊं कि 2022 में तीसरी मरतबा, यानी जनवरी 2023 से तीसरी मरतबा असगरी उजरत जो है वो रिवाइज़ होने जा रही है। पहले वो 4200 समथिंग थी, उसके बाद 5300 पर लेके आए और अब सुनने में आ रहा है कि 7600 से लेके 8000 तक ये मुतवक्के है। अब ये अस्करी उजरत बेसिकली कम से कम वेजेस जो है वो तुर्की में उसे गर्दाना जाता है और ये अगर बढ़ाते हैं तो उसका पब्लिकली रिस्पांस क्यों अच्छा नहीं आ रहा और सदर रजब तैयब एर्दोगान क्यों परेशान है। वजह ये है कि जब वो अस्करी उजरत बढ़ाते हैं तो साथ में जो इंडस्ट्री है वो अपनी प्रोडक्ट की प्राइस भी बढ़ा देते हैं। यानी 2 चीज़ें हो सकती हैं, जब लेबर कॉस्ट बढ़ती है तो या तो इंडस्ट्री जो लेबर को फारिग करती है अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी और अगर वो लेबर को फारिग नहीं करते तो वो उनकी सैलरियां बढ़ने की वजह से अपनी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ा देते हैं, जिसको कंट्रोल करना अब नामुमकिन दिखाई दे रहा है। 2022 में इन्फ्लेशन का 84% पर पहुंचना सबसे बड़ी वजह ये है, एक तो जो यूक्रेन और रशियन वॉर ने पूरी दुनिया में एक महंगाई का जो है एक वेव डाली है, वो उसका भी असर है। लेकिन जो अस्करी उजरत बढ़ने की वजह से जो इंडस्ट्री और कारोबारी हजरात अपनी कीमतें बढ़ा रहे हैं वो कंट्रोल होती हुई दिखाई नहीं दे रही। यानी पिछले दिनों ये भी कुछ टीमें भी तश्कील दी गई जो मुख्तलिफ एवे में जो शॉपिंग मॉल हैं वहाँ पर उन्होंने कीमतों को चेक भी किया और भारी जुर्माने भी किए। इसके बावजूद उनके पास बहुत बड़ा उज़र है इंडस्ट्री और ट्रेडर के पास कि अगर अस्करी उजरत बढ़ेगी तो वो ज़ाहिर है उन पर बोझ पड़ेगा तो वो प्राइस बढ़ाएंगे। ये एक बहुत बड़ा इशू है। दूसरा बड़ा इशू अपोजिशन की तरफ से जो मान रहा है वो एक तो जो फॉरेनर्स हैं यानी यबंजी जो हैं उनका यहाँ पर क़याम और उनकी जो परमानेंट है रेजिडेंट परमानेंट और उनके लिए जो सिटीजनशिप प्रोग्राम चल रहे हैं वो कलीदी स्लोगन है
اپوزیشن اتحاد کا جو جمہور اتحاد کے نام سے 6 جماعتی اتحاد ہوا ہے، اور وہ اس کو پبلکلی بہت زیادہ میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے پروموٹ کر رہے ہیں کہ جو بیرون ملک سے آئے ہوئے لوگ ہیں ان کی یہاں پر ہم انویسٹمنٹ تو لا رہے ہیں، لیکن یہاں پر سوسائٹی جو ہے انسیکیور ہو رہی ہے اور کرائم ریشو بڑھ رہی ہے۔ اور خاص طور پر استقلال دھماکے کے بعد جو ایک سخت کیمپین چلی ہے سورینز کے خلاف، وہ بہت بڑی پینک ہے اس وقت اس سوسائٹی میں کہ ایک بہت بڑی ڈسکریمنیشن نظر آ رہی ہے فارنرز کے لیے ترکی میں۔ اب $4 لاکھ پر سٹیزن شپ جانے کے بعد وادیوں نظر میں دکھائی یہ دے رہا تھا کہ جو سٹیزن شپ کے کیسز ہیں وہ کم ہو جائیں گے اور لوگوں کی انویسٹمنٹ اور آمد و رفت کم ہوگی، لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ مڈل ایسٹ سے اور باقی جگہوں سے اگر کیسز کم ہوئے تو یوکرین اور رشین وار کی وجہ سے یہاں پر بے تحاشا، یعنی رشیا سے اور یوکرین سے اتنی زیادہ سٹیزن شپ کے کیسز اور انویسٹمنٹ آ رہی ہے کہ انہیں وہ نیگلیجیبل ہے جو 4 لاکھ پر جانے کی وجہ سے کام ہونے کا اندیشہ تھا۔ لیکن ایک بہت بڑا پینک آیا ہے مڈل ایسٹ کے، یعنی عرب ممالک کے لوگوں کا۔ یہاں پر عرب ممالک میں رہنے والے بسنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے ترکی بہت بڑی ایک اپرچونٹی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ عرب ممالک میں بہت سارے ممالک سے لوگ وہاں پر 20-40 سال سے اپنے پیشے سے وابستہ ہیں، اپنے خدمات سر انجام دے رہے ہیں، لیکن وہ عرب ممالک میں ان کو سٹیزن شپ کی کبھی بھی اہلیت نہیں مل سکتی، اور وہ ایک نسل سے دوسری نسل میں بھی اگر شفٹ ہو جائیں تو وہ وہاں پر فارنر کا ہی درجہ رکھتے ہیں، اور ان کو ان کی املاک، ان کے مال، ان کا وہاں پر رہائش جو ہے وہ کسی بھی وقت سٹیک پر لگ سکتی ہے۔ اور بہت زیادہ ٹیکسز بھی بڑھا دیے مڈل ایسٹ میں بعض ممالک نے، تاکہ فارنرز پر اتنا بوجھ پڑے کہ وہ اپنی فیملیز کو یہاں پر لانا بند کر دیں۔ اکیلے آ کے خدمات تو دیں لیکن فیملیز نہ آئیں، جس کی وجہ سے مڈل ایسٹ سے بہت بڑی انویسٹمنٹ آ رہی تھی۔ لیکن اب الیکشن کیونکہ نزدیک آ رہا ہے اور سورین کے بعد اگر کوئی دوسرا بڑا ٹارگٹ ہے تو وہ عربی لوگ ہیں۔ یہاں پر عربوں کو اس لیے پسند نہیں کیا جاتا، خاص طور پر سیکولرز لوگ اس لیے پسند نہیں کرتے کہ جو آٹومن امپائر تھی اس کے بریک اپ میں جو اس کا کلیدی کردار تھا، آپ نے شاید وہ مووی بھی دیکھی ہو لانس آف عربیہ، تو عرب کا ایک بہت بڑا کردار تھا آٹومن امپائر کے فال میں۔ تو اس وجہ سے یہاں پر نارملی آپ دیکھیں کہ آپ کو اگر کسی نے کوئی برا بھلا کہنا ہو تو آپ کو یا تو وہ یہودی کہے گا یا وہ آپ کو عربی کہے گا، یعنی ان کے لیے یہ دونوں گالی ہے اور دونوں ایک برابر ہیں۔ یعنی وہ یہاں پر میں نے دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں گالی کے طور پر سین یہودی سین عربی، یعنی تم یہودی ہو تم عربی ہو۔ تو عربیوں کے خلاف ایک بہت بڑی کیمپین ہے، اور وادی نظر میں عرب کنٹری سے انویسٹمنٹ بالکل رک گئی ہے۔ عربی جو ہیں وہ بڑی تعداد میں یہاں آ رہے تھے، لیکن اب الیکشن 2023 جون کے انتظار میں عرب سے انویسٹمنٹ بالکل رک گئی ہے، کیونکہ عربیوں کو اندیشہ ہے کہ اگر اپوزیشن پارٹی جیتتی ہے اور وہ برسر اقتدار آتی ہے تو ان کے لیے یہاں پر جینا محال ہو جائے گا۔ یہ پیش رفت ہو رہی ہے بڑی تیزی کے ساتھ، دنوں میں یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ اور کل ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ میئر استنبول جو کہ جے پارٹی کے رہنما تھے اکرم امام اولو، ان کو ترکش عدلیہ کی طرف سے 2 سال 7 ماہ اور 15 دن کی قید کی سزا سنا دی گئی ہے، اور ان کی سیاست پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ اب بنیادی طور پر یہ جو اپوزیشن اتحاد جو ہے وہ بڑا اس پہ پینک ہوا ہے، اور انہوں نے ہنگامی میٹنگز بھی کی ہیں، اور اس کو انہوں نے سیاسی وکٹمائزیشن کا بھی نام دیا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ تجزیہ کار یہ کہہ رہے ہیں کہ اکرم امام اولو کو یہ جو سزا ہے یہ اپوزیشن کی مقبولیت میں اضافہ کرے گی، اور اکرم امام اولو وہ شخصیت ہیں جنہوں نے میئر استنبول کے الیکشن میں حکومتی پارٹی آک پارٹی کے جو سابقہ وزیر اعظم علی یلدرم ہے ان کو ہرا کر انہوں نے میئر استنبول کی سیٹ حاصل کی تھی، اور اپوزیشن کی طرف سے متوقع صدارتی امیدوار بھی اس کی لسٹ میں بھی ان کا نام شامل تھا۔ تو اب وادی نظر میں دکھائی یہ دے رہا ہے کہ اکرم امام اولو کو یہ جو سزا ہوئی ہے یہ بنیادی طور پر اکرم امام اولو اور اپوزیشن کو مزید مقبولیت کی طرف لے کے جائے گی، اور یہ سزا حکمران پارٹی کے لیے بڑا ہی
ख़तरनाक साइन है और बड़ा ही अलार्मिंग है। तो ये इस तरह की डेवलपमेंट जो हो रही हैं तुर्की में, इसका नतीजा नीचे तक, यानी सरकारी इदारों और पब्लिक लेवल तक इसका नतीजा आपको दिखाई दे रहा है। मैं सरकारी इदारों की बात करता हूँ कि सरकारी इदारों में भी बाइफरकेशन दिखाई दे रही है, यानी वो लोग हैं जो अपोजिशन पार्टीज़ के साथ मुंसलिक हैं या उन्हें पसंद करते हैं या उनको वोट देना चाहते हैं, और वो लोग हैं जो हुकूमती पार्टी की पॉलिसियों को जारी रखना चाहते हैं और उनको पसंद करते हैं, उनको वोट देना चाहते हैं। तो दोनों में जो तकसीम है वो ख़ास तौर पर यमनजी और जो सिटीजनशिप का प्रोसेस है उसमें वाज़े तौर पे नज़र आती है। अगर अपोजिशन के कोई जो पसंद करने वाले अफराद ऑफिसर्स जो हैं उनके हाथ में केस जाता है तो वो बहुत ज़्यादा डिले होता है और दीदा दानिस्ता वादियों नज़र में मुबैना तौर पर दीदा दानिस्ता चीज़ें डिले होती हैं। और मैं आपको ये ख़बर दूँ कि 2 दिन पहले तुर्की में बल्दियाती ऑफिस में 17 अफराद को रिश्वत लेने के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया गया और ऑफिस टाइमिंग में रंगे हाथों गिरफ़्तार किया गया। तो हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो अपनी रिट कायम रखना और इस वक्त जो इंतखाबात से पहले जो सूरत हाल गंभीर होती जा रही है उसको कंट्रोल करना है, ना सिर्फ इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। तैयब एर्दोआन ने यह कहा है कि तुर्किश लीरा जो 2023 में बहुत मजबूत होगा, लेकिन फ़िलहाल नज़र ये आ रहा है कि तुर्किश लीरा को मसनूई तौर पर ऑक्सीजन लगा के मजबूत रखा जा रहा है। अब देखना ये है कि अस्करी उजरत का 1 जनवरी से बढ़ने के बाद प्राइसेस पर क्या फ़र्क पड़ता है। मैं आपको छोटी सी एक एग्जांपल देता हूँ कि 2 साल पहले अगर देखा जाए तो पेट्रोल जो है वो 7 लीरा का 1 लीटर था, जो कि बढ़ते बढ़ते 28 लीरा तक, 28.5 लीरा तक गया था। आज की फिगर आपको देता हूँ कि 21.5 पर, यानी काफ़ी नीचे आया है, तकरीबन 25% नीचे आया। लेकिन जो अशिया खुर्दनोश की कीमतें हैं वो नीचे आने का नाम नहीं ले रही, जिस पर ऑपरेशन हो रहे हैं और मॉनिटरिंग बड़ी टाइट करने की कोशिश कर रही हुकूमत इस तरह के मामला। और इसी तरह रिश्वतस्तानी के केस में जैसा कि बहुत बड़े बड़े ऑपरेशन हो रहे हैं और साथ में अदलिया की तरफ से अकरम मामलों को 2 साल 7 माह और 15 दिन की सज़ा सुना देना, ये सब चीज़ें एक गंभीर सूरत-ए-हाल क्रिएट कर रही हैं। और अगर हुकूमती पार्टी सदर रजब तैयब एर्दोआन इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में कामयाब होते हैं और इलेक्शन से पहले 20% तक या उससे नीचे इन्फ्लेशन ले आते हैं और जो लीरा है उसकी कदर व कीमत बेहतर कर लेते हैं और मुआशरे में जो अफरात-ए-ज़र है उसको कंट्रोल करके पब्लिक को डिलीवर करते हैं और मामलात सीधे करते हैं, तो उम्मीद की जाती है कि ये बेहतरी की तरफ गामज़न होगा और उनको मकबूलियत मिलेगी। लेकिन एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो रही है, वो ये कि यूरोप में यूक्रेन और रशियन वॉर की वजह से जो पेट्रोलियम और गैस प्रोडक्ट्स हैं उनकी शॉर्टेज है और यूरोप में इस वक्त लोग लकड़ियाँ इकट्ठी कर रहे हैं सर्दियों को गुजारने के लिए, लकड़ियाँ जला के हीट लेने के लिए। लेकिन सदर पुतिन ने एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट की है, वो ये की है कि उसने तुर्की को हब करार दे दिया है पेट्रोलियम और गैस मसनूआत के लिए, क्योंकि पाबंदियां हैं रशिया पर भी और रशिया ये चाहता है कि इस पाबंदियों में और जंग के हालात में अगर उसकी इकॉनमी बैठती है तो उसे एक नया जो है इम्तहान का सामना करना पड़ेगा, जिसकी वजह से अभी उनके वज़ीर पेट्रोलियम आए हुए थे 2 दिन पहले और उन्होंने ऐलान किया है कि जितनी भी गैस और पेट्रोलियम की जो बरामदात होंगी वो तुर्की के ज़रिए होंगी और जितनी भी मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी तुर्की में होगी और यहाँ से आगे तरसील होगी। एक तो ये बहुत बड़ा पहलू है, अगर इस पर अमल दरामद होता है तो तुर्की की इकॉनमी 2 गुना वॉल्यूम पर ग्रो करेगी। दूसरा बड़ा पहलू जो वो ये है कि नेचुरल गैस जो है उसका 3 दिन पहले सदर रजब तैयब एर्दोआन ने उसके प्लांट का इफ्तिताह किया है और यहाँ पर उनके पास गैस और पेट्रोलियम के जो कारादनीस यानी ब्लैक सी में और जो एजियन सी में उनके पास ज़खायर हैं, मरमरा में उनके पास ज़खायर हैं, उनको वो यूटिलाइज़ करने की पोजीशन में आना चाहते हैं। और अगर ये वो यूटिलाइज़ कर लेते हैं तो फिर भी तुर्किश लीरा और तुर्किश इकॉनमी बहुत ऊपर जाएगी। और अगर इंटरनेशनल साजिशें सदर रजब तैयब एर्दोआन को उतारने के लिए इसी तरह के हथकंडे इस्तेमाल करती रहीं और इसी तरह की इकॉनमी में अपसेट करती रहीं तो फिर सदर रजब तैयब एर्दोआन का 2023 में जून में इलेक्शन जीतना मुश्किल दिखाई दे रहा है। ये बहुत अहम डेवलपमेंट है और इस इलेक्शन की बुनियाद पर तुर्की के मुस्तकबिल का फ़ैसला होगा
اور خاص طور پر جو بیرون ملک سے آئے ہوئے یہاں پر امیگرینٹس ہیں یا جو ریفیوجیز ہیں یا جو یابنجی ہیں یا جو جن لوگوں نے سٹیزن شپ حاصل کی ہوئی ہے، ان کے لیے یہ الیکشن جو ہے وہ بہت اہم ہے کہ اس الیکشن کے بعد یا تو یہ ساری پالیسیز ریورس ہوں گی یا ان کا اجرا جاری رہے گا۔ بہت شکریہ۔